हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लीगल वर्क्स। आज का वीडियो हमारा इंश्योरेंस लॉ पर बेस्ड रहेगा, जिसका एक टॉपिक हम लोग आज कवर करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, जिसमें हम सारे टाइप्स ऑफ जो प्रिंसिपल्स हैं जिस पर इंश्योरेंस लॉ बेस्ड होती है या इंश्योरेंस क्लेम बेस्ड होती है उस पर आज हम लोग डील करेंगे। आई नो थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है कि वीडियोस आनी बंद हो गई थी बीच में, बट बहुत सारे वीडियोस सब्जेक्ट मैटर जैसे मुस्लिम लॉ पे वीडियो नहीं आ पाई है, कॉन्स्टिट्यूशन पर बस एक ही वीडियो आई, तो उन पर भी वीडियोस आ जाएंगी, लेट से ही आएंगी बट उन पर भी वीडियो मेरी आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस लॉ, पहले इंश्योरेंस लॉ होता क्या? इंश्योरेंस लॉ बेसिकली हम लोग, अगर आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब हम लोग पढ़े तो वहां सेक्शन 124 में बताया गया था कि जब एक आदमी दूसरे आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि अगर तुम्हारे पर्टिकुलर इस काम में अगर कुछ डैमेज होता है तो मैं तुमको कंपनसेट कर दूंगा, तो उसी प्रिंसिपल पे थोड़ी बहुत उस प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है हमारी इंश्योरेंस लॉ। इंश्योरेंस जिसमें एक कंपनी, एक आदमी, एक ऑर्गेनाइजेशन आकर के बोलता है कि आप हमसे इंश्योरेंस ले लो, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है या आपकी गाड़ी ठुक जाती है या आपका बिजनेस ठप पड़ जाता है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो हम आपको कंपनसेट कर देंगे। तो ये होती है जनरल सी इंश्योरेंस। जो इंश्योरेंस देता होता है इंश्योरर, और जिसको इंश्योरेंस मिलती है, जो इंश्योरेंस होल्डर होता है वो होता है इंश्योर्ड। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से थोड़ा अलग होता है। यहाँ इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टर होती है, वाइल जो इंश्योर्ड होता है, जिसने इंश्योरेंस ली है, इंश्योरेंस होल्डर होता है, वो प्रपोजल होता है। लेकिन अगर इसको आप जनरल बिलीफ में अगर ऑन फ्लो देखिएगा तो थोड़ा सा उल्टा दिखता है कि कंपनी की तरफ से आया है कि मेरे पास ये पॉलिसी है, ये पॉलिसी ले लो, उसने तो प्रपोजल दिया, बट वो एक जनरल ओपन प्रपोजल होता है। तो वहां पर इंश्योरेंस जो होल्ड करता उसने प्रपोज किया कि सर मैंने आपकी ये वाली पॉलिसी लेनी है, तो सामने वाली कंपनी बोलती है ठीक है भैया, हमारा ये टर्म्स एंड कंडीशंस है, आपको लेनी है तो इतना प्रीमियम दे दो, चलो। और ये फिर प्रपोजल एक्सेप्टेंस में क्या, और वो जो प्रीमियम होता है वो होता है कंसिडरेशन के तौर पे। तो जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए होना चाहिए वो तो सारे इंसिडेंशियल एग्रीमेंट फुलफिल हो जाती है। तो कॉन्ट्रैक्ट, हमारा जो इंश्योरेंस होता है वो कंप्लीटली काइंड ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट पे बेस्ड होती है, जो कि अगर हम लोग इंडेमनिटी को पढ़ें तो वहां पे हम लोग ये चीज पढ़े थे कि इंश्योरेंस इज अ काइंड ऑफ इंडेमनिटी, सॉरी, इंश्योरेंस इज एन एग्जांपल ऑफ इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट। तो ये था इंश्योरेंस। अब जो इंश्योरेंस, ऐसा बहुत सारे इंश्योरेंस डायरेक्ट मिल जाते हैं, लेकिन बहुत सारे इंश्योरेंस ऐसे केसेस होते हैं जहां पर इंश्योरेंस कंपनी नहीं देती है पैसा, वो कुछ ना कुछ बहाना लगा देती है कि नहीं ऐसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, बहुत सारे मतलब ऐसे ऐसे रीजन लगा देंगे कि लगता है तो फिर क्या ही करोगे। तो फिर उस केसेस में केसेस पहुंचती है कोर्ट। तो भाई कोर्ट ऐसी आंख बंद करके तो दे नहीं देगी कि भैया आप पैसा दे दो, इसने पैसा दिया है। वो कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है, और उसको फॉलो करते हुए अगर उनको लगा कि नहीं सही है तो ठीक है, वो उसको कंपनी को बोलते कि नहीं भैया ये सही है, आप इनको इंश्योरेंस के पॉलिसी के पैसे दे दो। और अगर नहीं लगता तो वो खारिज कर दी जाती है। तो हम लोग वही आगे करने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रिंसिपल है जो कोर्ट कंसिडरेशन में लेती है। तो सबसे पहले एक होता है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस में, अगर आप देखिएगा तो ये दो काइंड में बटा हुआ है। पहला एक होता है जनरल प्रिंसिपल और एक होता है स्पेसिफिक प्रिंसिपल। जनरल प्रिंसिपल्स वो प्रिंसिपल्स है जो आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन हो चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन हो जाना, कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टी, यानी पार्टी जो है, जो ऑफर एक्सेप्टेंस जो दे रहे हैं वो दोनों कॉम्पिटेंट होने चाहिए। कॉम्पिटेंसी क्या है वो आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के भली भांति जानते हैं कि वो माइनर नहीं होना चाहिए, अनसाउंड नहीं होना चाहिए, और फिर वो फॉरबिडन बाय लॉ नहीं होने, उसको किसी तरह से कोर्ट से मना नहीं किया जाए। फ्री कंसेंट होना चाहिए। अब फ्री कंसेंट क्या है वो भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया है कि वो सारे कॉन्सेप्ट जिसमें कोअर्जन, अनडू इन्फ्लुएंस, मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, ये सब इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो वो फ्री कंसेंट होना चाहिए। लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। सर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्म, अब ऐसा कुछ नहीं कि भैया मान लो जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर चल रहा है और अब पाकिस्तान के एक आदमी को, पाकिस्तान आर्मी फोर्स के एक आदमी को इंश्योरेंस दे रहे हो, LIC वाला हमारा भारत लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इंडिया का आपको पाकिस्तान के आर्मी को इंश्योरेंस दे रहा है कि भैया तुम मरोगे तो तुमको इंश्योरेंस दे। भाई वो पॉसिबल ही नहीं परफॉर्म करना, आपको दोनों के बीच में वॉर चल रहा है, परफॉर्म नहीं हो पाएगी, तो अनसर्टेनिटी की वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ही नहीं हो सकता है। तो ये सब कुछ कंडीशन होगी। ये तो जनरल चीज की कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये सब होने चाहिए। अगर ये सब नहीं होंगे तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा, और भाई जब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है तो इंश्योरेंस लॉ तो होगा ही नहीं, क्योंकि इंश्योरेंस कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्ट पे बेस्ड होती है। ये हो गए हमारे जनरल प्रिंसिपल। अब हमारे आते हैं स्पेसिफिक प्रिंसिपल, जो कोर्ट कंसीडर करता है
केस को सुनने के टाइम जब उसके वकील दलील देते हैं कि सर ये प्रिंसिपल के कारण ऐसा होना चाहिए, वो तो हमारे इसमें 7 प्रिंसिपल हैं जो इंश्योरेंस लॉ में सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। पहला है अटमोस्ट गुड फेथ, दूसरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट, तीसरा इंडेमनिटी, चौथा सब्रोगेशन, पांचवा प्रॉक्सिमेट क्लाउज, छठा मिटिगेशन ऑफ लॉस और सातवां कॉन्ट्रीब्यूशन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक। पहला पॉइंट है अटमोस्ट गुड फेथ, यानी गुड फेथ, लेट द बायर बी अवेयर। सपोज मुझे इंश्योरेंस चाहिए, मैं हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहता हूं, मेरे पास इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट आया, उसने मुझे बोला कि मैंने उनसे बोला कि मुझे हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, तो वो मुझसे कुछ सवाल करेंगे कि सर आपको ये प्रॉब्लम तो नहीं है ना, कि आपको हार्ट प्रॉब्लम, ये सब मतलब कुछ क्वेश्चंस करेंगे और हमको उस क्वेश्चन को पूरे सच्चे भावनाओं से बिना कुछ छुपाए हर वो चीज इंफॉर्मेशन उनको देनी होगी जो वो बताएंगे, वो पूछेंगे, या वो हर एक चीज जो हमको पता है कि मेरा ये जवाब सामने वाले के पॉलिसी को थोड़ी सी चेंज कर सकती है। जैसे मान लेते हैं कि एग्जांपल, मेरी हार्ट की प्रॉब्लम है, मुझे दो बार हार्ट अटैक आ चुका है, सामने वाला से मैं हेल्थ इंश्योरेंस ले रहा हूं, वो बोलता है कि सर हम आपको हेल्थ इंश्योरेंस दे देंगे 10,000 रुपए प्रीमियम पे, लेकिन हम उसको बताएं कि सर हमको 2 बार हार्ट अटैक आ चुका है, तो मेरा ये जो हार्ट अटैक का कंसर्न है उसके पॉलिसी के प्रीमियम को, उसके पॉलिसी को रिस्क पे मैटर करेगा। रिस्क वो चीज होता है जिस पर पॉलिसी की प्रीमियम, ड्यूरेशन, हर चीज डिपेंड करती है। तो यहां पर मेरा जो ये कंसर्न था उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब जैसे मैं बोलूंगा मेरे 2 बार हार्ट अटैक, वो 10,000 का प्रीमियम मेरे लिए 50,000 कर देगा, क्योंकि रिस्क ज्यादा है, मुझे ज्यादा चांसेस मुझे फिर से हार्ट अटैक आ जाए, मैं पॉलिसी क्लेम कर लूं। तो वो सारे इंफॉर्मेशन जो सामने वाले के लिए जानना जरूरी है, उस कॉन्ट्रैक्ट में, उस पॉलिसी में बताना जरूरी है कि हमारा वो जो इंश्योरेंस बन रहा है वो वैलिड रहे, उस पर कोई क्वेश्चन ना हो सके। हर वो मटेरियल इंफॉर्मेशन जो कि सब्जेक्टिव मैटर है उस पॉलिसी को लेकर के। अब जैसे कि मान लेते मैं ट्रांसपोर्ट में मैं अपने लैपटॉप का इंश्योरेंस लिया हूं, तो इसमें ये जरूरी नहीं बताने कि मुझे 2 बार हार्ट अटैक आया है, मैटर नहीं करता। यहां लैपटॉप का इंश्योरेंस है, मेरा इंश्योरेंस नहीं है। तो अगर मैं बोलूं कि लैपटॉप 2 साल से बंद पड़ा है, ये मैटर करता है लैपटॉप पे, फिर लैपटॉप के लिए तो वो जो मटेरियल सब्जेक्ट है, मटेरियल इंफॉर्मेशन उस सब्जेक्ट के बारे में वो बताना जरूरी है। हाँ, अब मुझे खुद ही नहीं पता है कि मुझे प्रॉब्लम क्या है, तो भाई उस केस में मैं क्या ही कर सकता हूं। एक केस है, उस केस का मुझे नाम नहीं एग्जैक्ट याद आ रहा है, एक केस है, उसमें यह चीज होता है कि एक बंदे ने पॉलिसी ली, लाइफ मतलब वो हेल्थ इंश्योरेंस लिया, उसने इंश्योरेंस ली, 3-4 महीने के बाद वो बीमार पड़ा और फिर उसने इंश्योरेंस क्लेम कर दी। इंश्योरेंस कंपनी वाले बोले कि नहीं, इन्होंने तो बताया नहीं था कि इन्हें 16 साल से शुगर के पेशेंट है। तो उसमें इंश्योरेंस, जिसने इंश्योरेंस क्लेम की थी, उसने बताया भैया मुझे खुद नहीं पता था। लेकिन उन्हें खुद नहीं पता था, ये मैटर करता। अब ऐसा नहीं कि उनको पता था, लेकिन उनको ये नहीं लगना चाहिए, उनको लगने या ना लगने से नहीं होना चाहिए, उनको पता नहीं होना चाहिए, बात खत्म। अगर उनको पता है ये चीज लेकिन वो सोच रहे कि नहीं ये बताना सही नहीं हो, तो वो मैटर करता है। फिर अगर वो मटेरियल इंफॉर्मेशन है और वो नहीं बताते, वो फिर मैटर कर जाएगा वहां पे। तो हर वो इंफॉर्मेशन आपको बताना पड़ेगा जो कि उस पॉलिसी के लिए जरूरी है, उस इंश्योरेंस के लिए जरूरी है। उसके बाद आपका आता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। द लीगल राइट इंजॉयड बाय द ओनर ऑफ ए प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इंश्योरेबल इंटरेस्ट। अगर मैंने एक इंश्योरेंस ली, मैं बोलता मैं इंश्योरेंस लेता हूं कि अगर मेरा ब्रेकअप हुआ तो मुझे आप 10 लाख का, ये यहां इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है। जो मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट है उसका एक कॉम्युनल वैल्यू होना चाहिए, कि हाँ उस चीज की एक प्रॉपर वैल्यू होनी चाहिए। ये लैपटॉप की एक प्रॉपर वैल्यू, मेरे शरीर की एक प्रॉपर वैल्यू, मेरे बॉडी पार्ट्स की वैल्यू है। ब्रेकअप का कोई वैल्यू नहीं है। हार्ट का है कि भाई मेरा हार्ट प्रॉब्लम, मान लो अगर जैसे अब लता मंगेशकर ने अपने गले की इंश्योरेंस लेकर के रखी थी, प्रीति चोपड़ा अपने दांत का इंश्योरेंस लेकर के रखी हुई है, वो चीज उनके लिए मटेरियल वैल्यू है, वो मतलब इंटरेस्ट उनके लिए, वो लता मंगेशकर का गला ही सब कुछ मैटर करता है उनके लिए। तो वो अगर कुछ है जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट आपके लिए मैटर करता है, फाइनेंशियली आपके लिए कुछ वैल्यू रखता है, उस पर आप इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। ऐसी चीजों पे नहीं कि जो
मतलब इररेलिवेंट है। जैसे कि मेरा ब्रेकअप, बेबी बाबू का जो चोचना चोचना चलता है आजकल, वो सब उन पर आपको नहीं मिल सकता इंश्योरेबल। उसका प्रॉपर एक इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, प्राइमरी, वो भी ऐसा नहीं कि सेकेंडरी, प्राइमरी इंटरेस्ट होना चाहिए उस प्रॉपर सब्जेक्ट मैटर के ऊपर। द insured should be economically benefited by the existence of the subject matter and should suffer an economic loss on its non-existence or at the death of the insured, जैसा भी बताया मैंने। उसके बाद आता है इंडेमनिटी। अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आई होप आप लोगों ने पढ़ा ही है, तो वहां पे सेक्शन 124 बताता है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को यह बोलता है कि भैया ये पॉलिसी, मतलब ये काम करो, अगर कुछ भी नुकसान होता है इस काम पे तो हम तुमको इंडेमनीफाई कर देंगे, हम तुमको कंपनसेट कर देंगे तुम्हारे लॉस के कारण। तो वो हो गया आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, जो कि यहां पर थर्ड प्रिंसिपल हो गया। ये वही है जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का होता है। इसकी एप्लीकेबिलिटी थोड़ी मैटर कर जाती है। व्हेन द लॉस सफर्ड बाय द इंश्योर्ड कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी, जो लॉसेस हुए हैं उनको प्रॉपर एक मनी के वैल्यू में ही देखा जाएगा। ऐसा नहीं कि जैसे मेरा लैपटॉप डैमेज हो गया तो उन्होंने आकर के बोल दिया कि ये ठीक है, एक काम करते हैं, आप मेरी बेटी से शादी कर लो। भाई ये कोई इंश्योरेबल, आप मुझे एक नया लैपटॉप लाके दे दो, लैपटॉप का पैसा दे दो, वो हो गया मनी, एक वैल्यू है उसका। इट इज प्रैक्टिकल इन प्लेस द इंश्योर्ड इज द सेम फाइनेंशियल पोजिशन दैट ऑक्यूपाइड बिफोर द लॉस। मेन मकसद इंडेमनिटी का होता है कि जो लॉस सफर्ड हुआ है उस पर्सन को उसी पोजीशन पे पहुंचा देना जिस पोजीशन पे वो पहले था। अगर मान लो मेरा 1000 करोड़ का प्रॉपर्टी है, मैंने 200 करोड़ का नुकसान झेला है, और मेरा इंडेमनिटी होल्डर हमको 200 करोड़ का ही कंपनसेशन देगा, ताकि मैं जो 1000 का लॉस पे था वहां पर वापस पहुंच जाऊं 1000 का मेरे पोर्टफोलियो पे। जितने का मेरे को मेरा जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट पे इंडेमनिटी का इंश्योरेंस मिला था उतना ही हमको कंपनसेट होगा। ऐसा नहीं कि मैंने 1000 रुपए का लॉस हुआ और 5000 मांग लू, नहीं। जो बेनिफिशियल है कि आपको वापस से उसी पोजीशन पे पहुंचा दे, तो वहां पर आपका इसकी एप्लीकेबिलिटी हो जाएगी। उसके बाद आपका आया लायबिलिटी ऑफ इंश्योरर फॉर द इंडेमनिटी। एक्सक्लूसिव क्लॉज ऑफ फ्रेंचाइजी, ये आपको उतना मैटर नहीं करता, नोट्स में आपको पीपीटी में मिल जाएगा। उसके बाद आपका आ गया चौथा सबरोगेशन। सबरोगेशन हो गया जहां पर मान लीजिए मैंने अपने इस लैपटॉप का इंश्योरेंस लिया हुआ है, मेरा ये लैपटॉप चोरी हो जाता है, मैं इंश्योरेंस कंपनी को जाकर के बोलता हूं भैया मेरा थेफ्ट इंश्योरेंस मैंने लैपटॉप का लेके रखा था, मेरा लैपटॉप चोरी हो गया, तो मुझे इंश्योरेंस वाले मुझे मेरा लैपटॉप का जो इंश्योरेबल अमाउंट होगा वो मुझे दे देंगे। लेकिन उसके बाद क्या होगा ना कि इस लैपटॉप के ऊपर मेरा कोई राइट नहीं रहेगा, मैं ना ही इसका ओनर रहूंगा, ना ही मेरे इसके ऊपर कुछ राइट रहेंगे। इसका सारा राइट इंश्योरेंस जिसने इंश्योरेंस दिया है उसके चला जाएगा। वो इसको बेच करके या इसको जो करके वो अपना जो लॉस सफर किया, हमको इंश्योरेंस का पैसा दिया, वो क्लेम कर लेगा। इसका एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी एक आदमी ने, ए ने अपने कार का थेफ्ट इंश्योरेंस करा करके रखा था बी कंपनी से। बी कंपनी वालों को जाकर के बोला कि सर मेरा थेफ्ट इंश्योरेंस था, मेरा कार चोरी हो चुका है। तो बी कंपनी उसको इंश्योरेबल इंटरेस्ट का पैसा दे देंगे, और बी कंपनी को जैसे वो कार मिली, वो चाहे उसको कबाड़ी में बेच दे, सेकेंड हैंड में बेच दे या खुद यूज करे, वो मैटर नहीं करता, उस पर मेरा राइट खत्म हो गया। ए का जो राइट था उस कार के ऊपर खत्म हो जाएगा, और जो इंश्योरेंस कंपनी थी वो उसकी राइट हो जाएगी, और उससे वो जिस तरह से अपना पैसा वसूलना चाहे वो वसूल सकता है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट यही हो जाता है आपका। उसके बाद आता है कंट्रीब्यूशन। आज के टाइम पे हम लोग देखते हैं कि लोग एक जगह से इंश्योरेंस नहीं करवाते हैं। जैसे मेरा 2 हेल्थ इंश्योरेंस है, एक है LIC के साथ, एक है सहारा के साथ। अब मुझे एक प्रॉब्लम होती है और मेरा जो प्रॉब्लम हुआ, मेरा जो मेडिकल एक्सपेंसेस है वो 10 लाख के हैं, तो अब ऐसा नहीं कि मैं LIC से भी 10 लाख ले लूं और सहारा से भी 10 लाख ले लूं, ना 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 ना, मैं लूंगा तो किसी एक से ही, या अगर दोनों से ले रहा हूं तो दोनों से 50-50 लूंगा। क्योंकि अगर उस केस में देखें तो वो तो मैं किसी ना किसी एक पार्टी को फिर फ्रॉड कर रहा हूं एक के साथ। और दूसरा केस, अगर मैं किसी एक के पास मेरा इंश्योरेंस ऑलरेडी और मैं दूसरे के पास इंश्योरेंस ले रहा हूं, तो मुझे दूसरे वाले को बताना पड़ेगा कि मेरा एक यही इंश्योरेंस ऑलरेडी किसी के साथ है,
ये गुड फेथ में आएगा। यहां बताना मटेरियल ऑब्जेक्ट, मटेरियल सब्जेक्ट है, इंफॉर्मेशन है, बताना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए मैंने हेल्थ एक्सपेंस का 10 लाख का पूरा LIC से ले लिया, तो LIC वाला सहारा के पास जाएगा और सहारा को बोलेगा कि सर ऐसा ऐसा हमारे क्लाइंट के साथ हुआ था, तो आपने 10 लाख दे दिया, अब आप 5 लाख हमें दे दो। तो कंट्रीब्यूशन यही हो जाता है कि जो हाँ मैंने अगर 2-3 जगह से लिया तो सब मिल करके मुझे मेरे लॉस के लिए क्योर करेंगे। ऐसा नहीं कि सब पर्सनली लायबल होंगे, तब तो फिर वो फ्रॉड हो जाएगा, वो सब के सब घाटे में जाएंगे। सब मिल करके मुझे कवर करेंगे और सब फिर अगर मान लो कोई एक पर्टिकुलर आपको पे करता है तो सब मिल करके फिर वो रैंसम अपने में बांट लेंगे ताकि किसी को कंप्लीट लॉस ना हो। उसके बाद आगे आपका प्रॉक्सिमेट क्लॉजेस, क्या रूल्स रेगुलेशंस, ये सब सारा हो गया इसका। उसके बाद का एक मिटिगेटिंग ऑफ लॉसेस। मिटिगेटिंग ऑफ लॉसेस में हो गया कि जैसे मान लीजिए मैंने एक फायर इंश्योरेंस लेकर के रखा है घर का, घर में आग लग गई और मैं बाहर चेयर डालकर मस्त बैठ के अपने घर को आग लगते देख रहा हूं। क्यों? मुझे तो पता है मेरा घर का तो फायर इंश्योरेंस है, मुझे तो पैसा मिल ही जाएगा इंश्योरेंस कंपनी से। तो नहीं, मुझे हर वो प्रयास करना, हर वो पॉसिबल स्टेप लेना है कि मैं मिनिमम से मिनिमम लॉस क्योर करूं, मिनिमम से मिनिमम लॉस हो। अगर मैं बुझा सकता हूं उस आग को तो बुझा दूं, जितना बन सकता प्रॉपर्टी बचाने का ट्राई करूंगा, चाहे मैं हूं या जो इंश्योरेंस दे रहा है या इंश्योर्ड पर्सन है। दोनों हमेशा ट्राई करेंगे कि मिनिमम से मिनिमम लॉस हो। ऐसा नहीं कि फायर का इंश्योरेंस है, घर में आग लगे मस्त बैठ के चाय देख रहा हूं, या ठंडी का टाइम है तो उसमें हाथ सेक रहा हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए, मिनिमम से मिनिमम लॉस सफर होना चाहिए। उसके बाद आपका एक आता है प्रॉक्सिमेट क्लॉज। हाँ, उसके बाद एक प्रिंसिपल है हमारा प्रॉक्सिमेट क्लॉज। प्रॉक्सिमेट क्लॉज में होता है कि जैसे बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट होते हैं जो पर्टिकुलरली एक के मैटर से नहीं होते, कुछ ना कुछ साइकिल, कुछ ना कुछ कारण की वजह से होते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेता हूं, मैंने अपना डेथ इंश्योरेंस मैंने अपना लाइफ इंश्योरेंस लेकर के रखा हो, नहीं लाइफ इंश्योरेंस नहीं, हाँ एक एग्जांपल लेते हैं। एक कंपनी है, उसने अपने प्रोडक्ट की इंश्योरेंस लेकर के रखी है कि अगर मेरा प्रोडक्ट फेल होता है, खराब होता है, तो मुझे इसका इंश्योरेंस मिलेगा। उस इंश्योरेंस में था कि अगर मान लीजिए संतरा ले लेते हैं, अगर ये संतरा खराब हो जाए तो मुझे इंश्योरेंस का अमाउंट मिल जाएगा। मैंने अपने प्रोडक्ट, अपने संतरे को, कंपनी वाले ने अपने संतरे को बोट के थ्रू भेजा, बोट की एक्सीडेंट हो गई। तो बोट का एक्सीडेंट हुआ जिसके कारण बोट आगे नहीं जा पाके इमीडिएट रिपेयर होने लगी। तो रिपेयर होने के कारण बहुत टाइम तक बोट एट अ पोर्ट पे खड़ी रही रिपेयरमेंट के टाइम, जिसके कारण संतरे सड़ गए। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि बोट अगर खराब नहीं होती तो संतरे खराब नहीं होते। बोट की अगर एक्सीडेंट नहीं होती, बोट अगर रिपेयर में नहीं जाती, तो संतरे ऑन टाइम अपनी जगह पहुंच जाता। तो यहां पर संतरे का खराब होने डायरेक्ट रिलेशन है उसके इंसिडेंट से, बोट के इंसिडेंट से। तो जिस चीज का आपने इंश्योरेंस लिया है, अगर उसका किसी से डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है, तब यहां प्रॉक्सिमेट क्लॉज लगा करके आप इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। जैसे कि फायर इंश्योरेंस लिया हूं मैंने, सॉरी थेफ्ट इंश्योरेंस मैंने अपने घर का लिया है। मैं अपने घर से हॉल चला गया मूवी देखने, मेरे घर में हो गई बर्गलरी, मेरे घर में हो गई चोरी। चोरी के कारण, चोरी जब हो रही थी तो उनके कारण मेरे घर में आग लग गई। तो यहां चोरी और आग के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, इसलिए मेरा जो फायर इंश्योरेंस का क्लेम होगा वो पास हो जाएगा प्रॉक्सिमेट क्लॉज के अंदर में। यही होता है आपका प्रॉक्सिमेट क्लॉज। तो हमारा ये 7 के 7 प्रिंसिपल थे जो हम लोगों ने आज कवर किए हैं। इस पर और वीडियो इस सेमेस्टर में हम पूरा ट्राई करेंगे, कंपनी और लेबर पे भी वीडियो लाने का। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।